मैपिंग से, मैपिंग यानी मानचित्रावली, मानचित्रावली। अब ये मानचित्रावली क्या है, क्या काम करेगी? मानचित्रावली बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैन आई अंडरस्टैंड माय ज्योग्राफी, इनफैक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। क्या मैं इन्वायरमेंट के भी आज के मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट आज की डेट में सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट नहीं रह गया, इन्वायरमेंट आज पॉलिटिक्स का पार्ट है। COP26 में देखिए क्या हुआ, आज पूरे दुनिया भर के राजनीतिक दल जुड़े, इतना जो है प्लस माइनस कितना कुछ चला। आज ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी एक वर्ड है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो विश्व राजनीति और भू राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता चला जा रहा है। इसके बाद थर्ड वन जो है वो आर्ट एंड कल्चर, जैसा मैंने अभी बताया, और हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको जोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये अगर हम शुरुआती दौर में यानी कि सब्जेक्ट में एंटर होने से पहले अगर हम थोड़ा सा मैपिंग करते हैं और हम मैपिंग के फंडामेंटल समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, कई मैंने बच्चों से बात किया, आपको बहुत आराम से पता होगा हड़प्पा कल्चर, बहुत आराम से आपको पता होगा, ठीक है, और आप याद भी कर लेते हो लोथल में क्या मिला, जो है मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, XYZ। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि उसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति थी वो क्या थी, वो किस रूप में थी और वही क्यों थी, और भूगोल ने इस इतिहास को रचने में क्या मदद किया, ठीक है, भूगोल ने इस इतिहास को रचने में क्या मदद किया, किस रूप में जो विभाजन हुआ वो किस रूप में हुआ, कहां पर उसका जो हमें प्रत्यक्ष मिलता है, और किस रूप में संस्कृतियों का विस्तार होता है। अगर मैं तुमसे बात करूं छोटे छोटे शब्दों के बारे में, इतिहास के किस रूप में रजवाड़े आगे बढ़े, डायनेस्टीज आगे बढ़ी, जो है महाजनपद आगे बढ़े, तो बहुत आपको कई बार क्या होता है कि आप फैक्ट के रूप में याद करते हैं। ये इस दौरान भी मैंने देखा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत हुई। लेकिन अगर मैं ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी इस तरह होने वाले विस्तारों को अगर मैं विजुअलाइजेशन मैप के माध्यम से समझ जाऊं तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, कितनी आसानी से मैं इन चीजों को समझ पाऊंगा कि हाँ ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ। फिर जब मैं क्लास पढ़ाने आऊंगा तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप समझ पाएंगे कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जलवायु के विभाजन क्या है, मिट्टियों के विभाजन क्या है, जनजातीय मानव विभाजन हमें किस रूप में देखने को मिल रहा है, इतिहास में किस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर एंशिएंट टाइम से लेकर हड़प्पन कल्चर से लेकर आज वर्तमान समय में हम इतना कुछ जो विस्तार करते चले जा रहे हैं। इसके माध्यम से आपका जो विजुअलाइजेशन इंपैक्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात होगी आपको जो एक जिसे कहते हैं जर्नी ऑफ द सब्जेक्ट यानी विषय की यात्रा बहुत आसानी से आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं पिछले कुछ समय से लगातार महसूस कर रहा था कि इन बच्चों को इस तरह से ये चीज दी जानी चाहिए और इस बार इनोवेशन के रूप में मैं इसको लेकर आ रहा हूं। हालांकि ये सबके लिए बहुत जरूरी है, हम बहुत फैक्ट याद करते हैं लेकिन हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। सो इस तरह से हम लोग यहां पर लगातार आपके साथ जुड़कर एक मैपिंग का मैं शुरुआती दौर में कम से कम 6-7 क्लास का बेस बनाऊंगा। आपको आप मैप देखेंगे और साथ ही साथ कुछ नए नए शब्दों के बारे में आप परिचित होंगे। ये नए शब्द आपको जो कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ाते समय छूट जाते हैं, वो नहीं कवर अप होते हैं, उनको न सिर्फ आप कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप इसको समझ पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे, नालंदा। नालंदा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप नालंदा की मैप पे लोकेशन बता सकते हैं? क्या कारण है कि वहां आक्रमण हुआ? आक्रमण करने वाले का रूट क्या रहा? क्या आप बता सकते हैं भारत में बोलने जाने वाली मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और अंत में चलकर मराठी या तमाम भाषाएं इसी से निकली हैं? मुझे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया रीजन से आने वाली भाषाओं का जो विस्तार है वो कैसे रहा? तो क्या आप वो मैप देख सकते हैं? अगर आप जाते हैं मॉडर्न इंडिया में तो आप स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो है वो व्यापार के बारे में, किस तरह से जो है वो दास किया गया। आपको याद होगा कि भाई जो कंपनीज आई थी, चाहे डच हो चाहे पुर्तगीज हो, ये क्या हुआ, लोगों को जो अश्वेत लोग हैं इनको जो है दास के रूप में लेकर। लेकिन तुम्हें स्लेव ट्रेड का बेसिक फंडामेंटल पता है कि वो स्लेव ट्रेड का रूट क्या था, कहां से वो आए और कहां गए, फिर उनका किस रूप में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको इतिहास की समझ, भूगोल की समझ, आर्ट एंड कल्चर की समझ लगातार बढ़ती चली जाती है। यहीं पर यह चीज क्यों हुई, इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आप आगे चलकर जब टीचर इसमें प्रवेश करता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सारी चीजें विजुअलाइज हो चुकी हैं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की और एनसीईआरटी बैच में मैंने ढेर सारे मैप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैं मैप का पोर्शन, स्पेशली इन चारों मैप का पोर्शन बिल्कुल अलग करता जा रहा हूं।
इससे मुझे जो सबसे बड़ा फायदा होगा आगे चलकर आपको सब्जेक्ट को कनेक्ट करने में, ह्यूमन ज्योग्राफी को कनेक्ट करने में, तमाम तरह की ऐसी चीजों को कनेक्ट करने में, जैसे मान लीजिए आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिए जाने से लेकर प्लासी की युद्ध से लेकर और आगे चलकर जो है वो बड़े भूभाग पर भारतीयों का कब्जा होने 1947 तक, एक बड़े भूभाग पर कब्जा हो जाने तक, वहां भारत को छोड़कर जाने तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग अलग चाहे गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के टाइम पर किस तरह से भारत में भौगोलिक संरचनाओं का विस्तार हुआ, कैसे भारत का जो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि वो कब्जा बढ़ाते चले गए। और इस तरह अगर आप उसको विजुलाइज कर पाते हो कि क्या उन्होंने अटैक किया, किस तरह से अटैक किया कि धीरे धीरे वो इन्होंने 200 सालों के अंदर भारत के पूरे भूभाग पे यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है। एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आज एक बेसिक फंडामेंटल के साथ जाता हूं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को आमंत्रित करूंगा इस मैपिंग की क्लास में। एनसीईआरटी बेस्ड पूरी मैपिंग रहेगी और इन चारों सब्जेक्ट्स को मैं बैलेंस करने का प्रयास करूंगा कि आपको एक बेसिक संरचना जो है वो पता चले, फिर आगे एनसीईआरटी को जोड़ने में आपको बहुत मदद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब जैसे मैं एक ह्यूमन ज्योग्राफी का एग्जांपल लेता हूं, मैंने जब मैप की क्लास कराई थी तो उसमें ये बताया भी था और आज इसमें मैं अलग अलग तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें तो अब जब हम मानव भूगोल में आते हैं तो हम ढेर सारे जनजातीय लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन वहां से अक्सर आता रहता है क्योंकि ट्राइबल पीपल एक खास तरह के आर्ट एंड कल्चर को भी जन्म देते हैं, एक खास तरह के जो है वो कला और संस्कृति को भी जन्म देते हैं। अब अगर मैं भारत में पाई जाने वाली उन जनजातियों को अगर मैप करना शुरू करूं, उनके बारे में बात करना शुरू करूं, उनके आर्ट एंड कल्चर से आपको जोड़ सकूं, तो आपको विजुअलाइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ इसमें जो कुछ नया आया है उसको भी हम समझ सके। जैसे लद्दाख क्षेत्र में जाते हैं और हम एक ऐसी जनजाति के बारे में बात करते हैं जो चांगथांग में रहता है और ये कैसी है, ट्राइबल कम्युनिटी, खाना बदोश जनजाति। अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट एनसीईआरटी का इसमें होगा तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ साथ जो खाना बदोश यानी नोमैडिक हैं ये सारे के सारे। सो नोमैडिक्स कैसे काम करते हैं, नोमैडिक्स यानी खाना बदोश क्यों होते हैं वो खाना बदोश, क्या रीजन होता है कि उनके पास अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता और वो उनके पास परमानेंट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो आज वो समझ गए होंगे कि मैंने इस शब्द के बारे में बताया था। तो बेसिकली इससे आपको क्या हुआ कि आपने एक ही जगह पर वो सारा का सारा सिस्टम देख लिया, कौन कौन से सेगमेंट है। आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और एक ऐसे जनजाति, ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जो मोन्यूल क्षेत्र में, एक पहाड़ी क्षेत्र में जो चीन के साथ लगने वाली सीमा है, वहां पर वो अपना निवास करता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, एक अब उड़ीसा में जाते हैं और उड़ीसा में एक सपेरा, ठीक है, स्नेक चार्मर्स, एक ऐसा खाना बदोश, ये भी जो है वो लगातार नोमैडिक्स हैं, चलते रहते हैं। और 2015 में जिनको अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट में इनको जो है जोड़ा गया है और यहां पर ये बेसिकली जो है वो बहुत पुराना एक समुदाय है जिनका स्नेक चार्मिंग का एक बहुत बड़ा आर्ट है, सांप पकड़ने के विशेषज्ञ के रूप में ये जाने जाते हैं। क्लियर है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में चलते हैं तो बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा राष्ट्रीय पार्क, वो नेशनल पार्क जहां पर एक खास तरह की जनजाति रहती है जो संरक्षित है, वो बैगा जनजाति। तो वो जगह कौन सी है और उसके बारे में हम क्या ले सकते हैं बात। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसी आदिवासी बस्तियां जो पैती, हमार और गंगते, पैती, हमार और गंगते जनजातियां कहां पर रहती हैं, इनकी क्या खास बात है, ठीक है। तो मेरी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, राइट, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। अगर मैं साउथ में आता हूं केरल में तो एक आदिवासी जनजाति रहती कुमली। अब आपको यह पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कहां रह रही, इनकी क्या खास बात है, इनका कल्चरल सेटअप क्या है, ये किस तरह के नृत्य, किस तरह का आर्ट एंड कल्चर ये अपने साथ कैरी करते हैं। यहीं केरल में अगर हम बात करें तो मुथुवन, ठीक है, एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम मुथुवन है और वो बेसिकली जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो वन्यजीव अभयारण्य है, वहां रहती हैं। तो इनका क्या, ये पूरे ज्योग्राफी का हिस्सा है जिसको आप विजुलाइज करते हुए इसको देख सकते हैं। गांधीनगर की बात करें, गुजरात के आसपास की, तो एक खास तौर पे एक जो है वो चरवाहा समुदाय है, एक हर्डर है यहां पे, जो बेसिकली कहां पर बन्नी घास भूमियां। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बन्नी ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स हैं, एक खास तरह का क्लाइमेटिक सेगमेंट्स होता है, वो कहां पाया जाता है और ये चरवाहा समुदाय कहां रहता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, अब मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं और कल मैं यहां पर आपको इसके बारे में एक डिस्कस करना शुरू करूंगा। आपने बहुत सी चीजों के बारे में सुना होगा, फॉर एग्जांपल सुवर्ण रेखा नदी हो गई,
हमने इतिहास में ये चीज देखते हैं हम बार बार कि नदियों के आसपास हमारी मानव बस्तियां बसती हैं, हमारा कल्चरल सेटअप होता है, हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल, हमारे व्यावसायिक जो हमारे सेगमेंट्स है वो यहां पर हमारे डेवलप होते चले जाते हैं। आपने बादामी का नाम सुना होगा, आपने हिस्ट्री में बहुत बार बार इसका नाम सुना होगा। क्या खास बात है इसकी? ठीक है, आपने बड़ौदा का नाम सुना होगा, आपने तमाम जो है और काली सिंध के आसपास का जो बेस नगर का इलाका विदिशा का नाम आपने सुना होगा। खासियत क्या होती है इनकी? नदियों के किनारे ये नगर क्यों रहे हमारे, इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो इसके माध्यम से हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सबको हम एनवायरमेंट, इन सबको लगातार जोड़ सकते हैं। राइट, जैसे बन्नी घास भूमियों के बारे में बात करें तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन मानव की जो है बसावट की वजह से खेत बनाए जा रहे हैं और वनों को काटा जा रहा है। नतीजा हो रहा है कि बन्नी घास भूमियों को लगातार बहुत नुकसान हो रहा है। तो गुजरात में उन बन्नी घास भूमियों के नुकसान होने की वजह से, उस क्षेत्र में मानव के प्रवेश होने की वजह से जो यहाँ की जो बेसिक जनजाति है उनका भी आवास क्या हो रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है। इसकी वजह से आप लगातार जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंटर करते चले जा रहे हैं। यही इस समय जो सबके लिए शुरुआती मेरी क्लास होगी वो इसी तरह की क्लास होगी, जहां पर मैं आपको मैपिंग जो है दूंगा, मैपिंग से लिंक करूंगा, आपको पूरी जर्नी यानी एनवायरमेंट की जर्नी, ज्योग्राफी की जर्नी, ह्यूमन ज्योग्राफिक जर्नी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये सब एक साथ कनेक्ट होती चली जाएगी। सब्जेक्ट को आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होगा, आपको एक बहुत लार्जर डायमेंशन में, इसके बाद जब हम एनसीईआरटी में एंटर करेंगे तो वहां आपको लार्जर डायमेंशन में आपको इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे हेमलता ने लिखा है, सर स्नेक वाला क्वेश्चन केबीसी में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केबीसी नहीं देख पाता, मुझे टीवी देखने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने बताया है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग अवेयर हैं। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आप अभी कुछ दिन बाद ये कहना शुरू हो गए, सर ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे, आपने इसके सैकड़ों मैसेज इस तरह मेरे पास किए हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हमें वो पारंपरिक तरीके से अंडरलाइन कर करके लिखने की बजाय हमें बीटीएल पढ़ना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन। हमें नोट्स भी अब उस तरह से पैराग्राफ वाले नहीं बनाने पड़ेंगे, हम एलडब्ल्यूएमआई में जाएंगे। इसके बाद हम मैपिंग बेस पे इंटरलिंकिंग करेंगे, हम जर्नी समझेंगे, हमें सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद जब मैं मैपिंग की पूरी क्लास करूंगा, मैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब वर्तमान समय तक आऊंगा, हिस्ट्री आपके दिमाग में छप चुकी बिल्कुल होगी, यानी आपके पास पूरा डायग्राम होगा, आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। अब जब हम हिस्ट्री एनसीईआरटी में, चूंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बहुत लार्जर है, बहुत बड़ी है, और वहां जब हम प्रवेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर किस बारे में बात करें, क्योंकि वो आपके पास है। जब वो इमाम नगर की बात करेंगे, जब वो हड़प्पा, लोथल, इनकी बात करेंगे और वर्तमान समय के साथ जोड़ेंगे, तो आपके लिए वो आसान होगा, आपके लिए वो समझना। बलूचिस्तान की बात हो रही, कहां था ये बलूचिस्तान, क्या खास बात थी, क्यों वहां पर ब्राह्मी लिपि पाई गई, अगर आप पढ़ेंगे अशोक ने क्यों उसका प्रयोग किया था, क्या रीजन था, वहां खनिज पाए। आज वर्तमान समय की जो चीजें हैं उसको आप इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये प्रोस्पेक्ट रहेगा।